जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग ऋग्वेदिक काल के एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों को पढ़ने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में लगभग 85 प्लस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और इतने क्वेश्चन कवर करने के बाद यह टॉपिक पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आप बनाएंगे सारे आप देखेंगे कि यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में हो या कहीं भी आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में बनाएंगे, यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप इसके पहले के वीडियो जिसमें हमने ऋग्वेदिक काल को काफ़ी डिटेल से माइंड मैप के माध्यम से समझाया है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं कि मैंने हर पहलू को इसमें डिस्क्राइब किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तभी इस लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे मेरे साथ। यह छोटा सा इंट्रो है मेरा, ताकि आपको ट्रस्ट हो सके कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो क्या इसमें मैं कैपेबल हूं या भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में है इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। तो पुरंदर जो है इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हुआ है। द वर्ड विष इज मेंशन्ड हाउ मेनी टाइम्स इन द ऋग्वेदा। ऑप्शन में है 170 टाइम्स, 180 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो विष शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में टोटल 170 बार अर्थात 170 टाइम्स हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं ऑप्शन या क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। इसीलिए मैं आपको बोला था कि इस क्वेश्चंस को देखने से पहले आप उस लेक्चर को देखें, तब आप फील करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन उसी लेक्चर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है। द टर्म आर्या इंडिकेट्स। ऑप्शन में है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन में है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकी संस्कृत में जो है आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। विच मंडला ऑफ द ऋग्वेदा इज इंटायरली डेडिकेटेड टू सोमा। ऑप्शन में है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो 9वां मंडल जो है वह ऋग्वेद में सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन में है ऋग्वेद, प्रवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। तो वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा जो है हमें उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? उपनिषद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। अब इसमें दो आपको दिया गया है विचार कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। दूसरा है कि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हमारा कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका का अर्थ होता है, ऑप्शन में है यहाँ पे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो निशाका शब्द जो है प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण अर्थात गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जो स्वर्ण के जेवर वगैरह होते थे, आभूषण वगैरह होते थे, उसके लिए यह यूज होता था। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है। Which river is referred to as माते तमा, देवी तमा और नदी तमा इन द ऋग्वेदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा जो है सरस्वती नदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद में अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। द मेंशन ऑफ आयुर्वेदा मीनिंग द साइंस ऑफ लाइफ इज फर्स्ट फाउंड इन। ऑप्शन में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोमा मैरिज वाज कंसिडर्ड व्हेन, जब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। दूसरा ऑप्शन है उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तीसरा ऑप्शन है जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। और चौथा है जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता था। तो प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि जब उच्च वर्ण की नारी हो अर्थात लड़की जो है हायर कास्ट की हो और जो लड़का है वो लोअर कास्ट का है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। जबकि जब उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की नारी होती थी तब इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य था। द टर्म अधिवासा इन द वैदिक पीरियड मीन्ट, कि अधिवास का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन में है कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र और इनमें से कोई नहीं। तो अधिवास शब्द जो है कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो ये कमर से ऊपर वाला जो वस्त्र होता है उसे अधिवास कहा जाता था। कब? ऋग्वैदिक काल में, आर्यकालीन समय में, आर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। द महाभारता वाज ओरिजिनली नॉन एज, ऑप्शन में है बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता और जय संहिता। तो महाभारत का दूसरा नाम जो है जय संहिता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुराणों की संख्या है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। द नंबर ऑफ पुराना जी, ऑप्शन में है 16, 18, 19 और 21। तो टोटल पुराणों की संख्या जो है 18 है। कितना है? 18 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। द पीरियड फ्रॉम 1800 टू 16 BC एसोसिएटेड विद विच एज, ऑप्शन में है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग और महाभारत युग। तो इस युग को जो है ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज, ऑप्शन में है देवनागरी, खरोष्टी, पाली और ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की जो है मूल लिपि जी थी वह ब्राह्मी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था या कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। अर्थात भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कनाद और महर्षि पतंजलि। तो ये महर्षि कनाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। अघन्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता है। इन द ऋग्वेदा द टर्म अघन्या नॉट टू बी किल्ड वाज यूज्ड फॉर, ऑप्शन में ब्राह्मण, गाय, स्त्री और पुरोहित। अर्थात किसे वध योग्य नहीं माना गया है। तो गाय को वध करने योग्य नहीं माना गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, ऑप्शन में है अजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये टोटल 4 वेद होते हैं और इन चारों वेदों में जो सबसे पुराना है वह ऋग्वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद है, इसलिए इसका नाम भी ऋग्वेदिक काल है क्योंकि उस समय सबसे पहला वेद ऋग्वेद ही लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मृति इज द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट स्मृति कौन सा है। ऑप्शन में है मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति। तो ये सारे स्मृति में सबसे पुराना जो है वह मनु स्मृति है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वेद में सभा को नरिष्टि कहा गया है। इन विच वेदा इज द असेंबली कॉल्ड नरिष्टि। ऑप्शन में है अथर्ववेद, सामवेद, अजुर्वेद और ऋग्वेद। तो नरिष्टि जो है सभा को कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है सभा को नरिष्टि शब्द से कहा गया है, संबोधित किया गया है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, मिलान करना है आपको। ऑप्शन में है इधर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अजुर्वेद। दूसरे सूची में है गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय और पंचवीस। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो इसका सही मिलान होगा ऋग्वेद जो है ऐत्रेय ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, सामवेद जो है आपका पंचवीस से जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद आपका गोपथ
से जुड़ा हुआ है और अजयुर्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपका करेक्ट होगा। ये खासकर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रयी नाम है, त्रयी इज द नेम ऑफ, 3 वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो त्रयी जो है 3 वेदों को कहा गया है। त्रयी शब्द 3 वेदों के लिए यूज हुआ है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 प्रैक्टिसेस बिकेम प्रीवैलेंट इन द पोस्ट वैदिक पीरियड? ऑप्शन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र और मरुद्र। तो ये जो चतुष्टय वेदोत्तर काल में जो प्रथा प्रचलित हुई थी वह था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अर्थात 0 से लेकर 25 वर्ष तक में ब्रह्मचर्य होता था और 25 साल से लेकर 50 तक गृहस्थाश्रम होता था। वानप्रस्थ जो है 50 से लेकर 75 तक होता था और वहीं संन्यास माना जाता था। 75 साल के बाद जो है संन्यास ग्रहण कर लेते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ यज्ञ आर फाउंड इन, ऑप्शन में है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों से, अजुर्वेद से। तो यज्ञ के बारे में जानकारी हमें जो प्राप्त होता है वह अजुर्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? अजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जो यव है ये किसके लिए यूज होता था? तो ऑप्शन में जौ, चना, चावल और गेहूं। तो यव शब्द जो है जौ के लिए प्रयोग होता था, बार्ली के लिए यूज होता था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, द टेक्स्ट इन द पुरुष मेघा इज मेंशन्ड इज, ऑप्शन में कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। तो पुरुष मेघ जो है यूज हुआ है शतपथ ब्राह्मण के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। इन द ऋग्वेदा मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमंस आर डेडिकेटेड टू, अर्थात किस देवता के लिए सर्वाधिक मंत्र लिखे गए हैं या पढ़े गए हैं? ऑप्शन में इंद्र से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो सबसे ज़्यादा जो मंत्र है वो इंद्र देवता के लिए है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? ऑप्शन है भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो सबसे इंपॉर्टेंट धन जो माना जाता था वो गाय को माना जाता था। जिसके पास जितनी गायें होती थी उससे उतना ही धनवान माना जाता था। अभी के समय जिसके पास जितना मनी होता है, पैसा होता है, उससे धनवान माना जाता है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में जिसके पास जितना ज़्यादा गाय है वह उतना ही ज़्यादा धनवान था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? द विवाह सूक्ता डिस्क्राइबिंग द ओल्डेस्ट मैरिज रिचुअल्स इज फाउंड इन, ऑप्शन में है ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और गृहसूक्त। तो विवाह सूक्त जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड इन, अर्थात एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक किसे माना जाता है? ऑप्शन में है ऋग्वेद की संहिता में, अजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में और अथर्ववेद की संहिता में। तो द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक अर्थात भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार? ऑप्शन में है 10, 12, 15 और 16। तो टोटल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द वार गॉड इन ऋग्वेदा? ऑप्शन में है अग्निदेव को, इंद्रदेव को, सूर्यदेव को और वरुण देव को। तो इंद्रदेव को युद्ध का देवता माना जाता था। कब? ऋग्वेदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? व्हाट इज द कंसिडर्ड द मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ इन ऋग्वेदा?
अर्थात धन का असली रूप किसे समझा जाता था? ऑप्शन में गोधन को, भूमि को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो असली संपत्ति माना जाता था वह गोधन को, गोधन मतलब गाय किसके पास ज़्यादा है, गाय के लिए युद्ध होता था, समझ रहे हैं? तो गाय बहुत इंपॉर्टेंट था ऋग्वेदिक काल में और वह असली वेल्थ का परिचायक भी था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युगीन सभा ऑप्शन में है गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा जो है वह मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जैसे वैदिक युगीन में दो था, एक सभा एक समिति। सभा में क्या होते थे, इसकी संख्या कम होती थी, लेकिन इसमें प्रबुद्ध लोग थे, बुद्धिजीवी लोग होते थे जिसका प्रभाव राजा पर पड़ता था। और समिति में वैसे लोग शामिल होते थे जैसे गांव के आमजन हो गए, इसकी संख्या ज़्यादा होती थी लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं होता था। अर्थात यदि सभा और समिति में बोला जाए कि ज़्यादा पावरफुल कौन था, तो सभा ज़्यादा पावरफुल था और सभा एक तरह से मंत्री परिषद का कार्य करती थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में है एकबाटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से और बीसोटून से। तो ये जो प्राप्त हुआ है बोगज कोई से, और ध्यान में रखना है कि बोगज कोई का अभिलेख ऋग्वेदिक काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ से ही हमें ऋग्वेदिक काल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? इन द एंशियंट टाइम द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस वाज। ऑप्शन में कृषि, शिकार, शिल्पकर्म और व्यापार। तो प्राचीन काल में आर्यों के लिए जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो था शिल्पकर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची अर्थात मिलान करना है। ऑप्शन में है एक तरफ है कुभा, प्रुसनी, सदानीरा, सतुद्री और दूसरे तरफ ये प्राचीन नाम है और ये अभी वर्तमान नाम है, ठीक है ना, ये वर्तमान नाम है, एक तरह समझिए, ये आपको मिलान करना है। तो कुभा का जो है मिलान काबुल से हो जाएगा, राइट। सदानीरा गंडक को बोला जाता था और सतुद्री सतलज को बोला जाता था और प्रुसनी जो है रावी को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? रावी को बोला जाता था। ये ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? 2 3 4 2 3 1 4, राइट। फिर से बता दे रहा हूँ, कुभा जो है आपका काबुल से हो गया, पुरुषनी जो है रावी को बोला जाता था, सदानीरा गंडक को बोला जाता था और सतुद्री सतलज को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाइलेशन बेस्ड ऑन द ऋग्वेदा? ऑप्शन में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन जो है वह सामवेद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ऑप्शन में है द लेटर वैदिक पीरियड इज कंसिडर्ड एज। ऑप्शन में है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 600 से लेकर 600 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो लेटर वैदिक पीरियड जो बोला जाता है वह 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र इज रिलेटेड टू। ऑप्शन में है ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से और खगोल से। तो शुल्ब सूत्र जो है वह मैथमेटिक्स से संबंधित है, गणित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण इज रिलेटेड टू। ऑप्शन में है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से और सामवेद से। तो गोपद ब्राह्मण जो है हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन में अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। दूसरी तरफ है ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। तो यहाँ पर देखिए जो अथर्ववेद है हमारा, अथर्ववेद जो है वह औषधियों से संबंधित है, वहीं ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा से संबंधित है, सामवेद हमारा संगीत से संबंधित है और यजुर्वेद जो है हमारा बलिदान विधि से संबंधित है। तो इसका करेक्ट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, ये करेक्ट ऑर्डर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों का मुख्य विषय है। द मेन सब्जेक्ट ऑफ द उपनिषद इज। ऑप्शन में है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि और राज। तो उपनिषद जो है वो जनरली फिलोसफी अर्थात दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर? ऑप्शन में है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। दूसरा है, अर्थात इसको करेक्ट ऑर्डर में बताना है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर यही है, वैदिक संहिताएं हैं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद आए, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर यही होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शेष 3 वर्गों का नहीं है? ऑप्शन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप? ऑप्शन में कुल, वंश, कोश और गोत्र। तो यहाँ पे देखिए, कुल हो गया, वंश हो गया, गोत्र हो गया, ये तीनों एक ग्रुप से हैं, लेकिन कोश जो है इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। वो कंपोज द गायत्री मंत्रा? ऑप्शन में वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पॉपुलर डाइटी ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस? ऑप्शन में है वरुण, विष्णु, रुद्र और इंद्र। तो सबसे जो पॉपुलर था, सबसे लोकप्रिय देवता जो थे वो थे इंद्र देवता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इंद्र को सबसे ज़्यादा वो लोग पूजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? विच एनिमल वाज कंसिडर अघन्य? अघन्य का अर्थ होता है नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारा नहीं जा सकता इन द वैदिक पीरियड। ऑप्शन में है बैल, भेड़, गाय और हाथी। तो आपको बताया यह गाय को अघन्य माना जाता था, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता था? त्रयी मतलब ट्रिपलेट, ठीक है ना। त्रयी किसे कहा गया? तो सबसे पहले त्रयी वेदों के लिए हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। आप ये ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं। आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 वेद होते हैं, जिसमें से यदि त्रयी का बात होगा तो उसमें अथर्ववेद नहीं आएगा। तो बचा कौन सा? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी कहलाते हैं, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन में यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोगज कोई एक अभिलेख है और यहाँ से हमें प्राप्त अभिलेख जो है वह वैदिक काल के देवताओं और देवियों का बारे में हमें बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन में है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और मनुस्मृति। तो पुरुष सूक्त जो है मूल रूप से पाया गया है हमारा ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है, ऑप्शन में है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन और युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद जो है स्रोतों, द कलेक्शन ऑफ हेमन्स है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इन विच वैदिक टेक्स्ट इज द वर्ड वर्णा मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? अर्थात वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वेद में हुआ था? ऑप्शन में है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो वर्ण शब्द सबसे पहले आया था हमारा सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुभा ऑप्शन में है अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में और कश्मीर और पंजाब में। तो आपको ध्यान में रखना है कुभा जो है पुराना नाम है काबुल का, और काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इन विच उपनिषद डज द डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज अपीयर्स? अर्थात सिंपल आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि नचिकेता और यमराज के बीच में जो बातचीत हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह किस उपनिषद में इसका जिक्र है? ऑप्शन में है बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और केन उपनिषद। तो ये जो है कठोपनिषद में है। किसमें?
कठोपनिषद में है। आप कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यम जो है कठोर नेता है, वो जब मृत्यु आता है तो वह कुछ नहीं सुनता है, कोई मर्सी नहीं करता है, अर्थात वह कठोर है। तो नचिकेता और यम का संवाद किसमें हुआ, कठोपनिषद में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह। हाउ मेनी हेमन्स आर देयर इन द ऋग्वेदा। ऑप्शन में है 1028 अर्थात 1028, दूसरा है 1017, 1128 और 1020। तो टोटल 1028 अर्थात 1028 हेमन्स हैं किसमें, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, अर्थात वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी के बारे में चर्चा हुआ है। विच रिवर इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर। ऑप्शन में है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती और गंगा। तो सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है वह सिंधु नदी के बारे में किया गया है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्मवादिनी कंपोज्ड सम वैदिक मंत्राज। ऑप्शन में है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। तो लोपामुद्रा जो थी वह कुछ वेदों के मंत्रों की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास डिस्क्राइब्स मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स। ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो जादुई माया वशीकरण वगैरह जो है अथर्ववेद में इसके बारे में चर्चा है। ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए अर्थ का मतलब होता है क्या, पैसा। और पैसा के लिए लोग क्या करते हैं, मोह माया में बंधे होते हैं, जादुई करते हैं, वशीकरण करने का कार्य करते हैं। तो ये जादुई माया और वशीकरण जो है किसमें डिस्कस किया गया है, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। द वैदिक रिवर अस्कनी इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ऑप्शन में है ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो अस्कनी जो है यूज किया गया है चेनाब नदी के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। इन द ऋग्वैदिक टाइम्स द वर्ड निष्का वाज यूज्ड फॉर एन ऑर्नामेंट बट इन लेटर पीरियड इट केम टू मीन। कहने का अर्थ हुआ कि जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था उसमें निष्क का मतलब होता था सोने का आभूषण, लेकिन बाद में जब समय बदला तो इसका अर्थ क्या हो गया। तो बाद में ऑप्शन में है शस्त्र, कृषि औजार, लिपि और सिक्का। तो बाद में सिक्के को अर्थात क्वाइन को निष्क से पुकारा जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा इंडिकेट आर्यन कनेक्शन विद अफगानिस्तान। ऑप्शन में है अस्किनी, पुरुषनी, कुभा और कुमरू, विपाशा, सतुद्री। तो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ जो है वह है हमारा कुभा या फिर कमरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है। ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरी तरफ है स्रोत व प्रार्थनाएं, स्रोत व कर्मकांड, संगीतमय स्रोत और तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो यहाँ पे देखिए ऋग्वेद में क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, हैमेंस और प्रेयर्स है इसमें। यजुर्वेद में जो है स्रोत और कर्मकांड है, अर्थात इसमें रिचुअल्स वगैरह के बारे में चर्चा किया गया है किसमें, यजुर्वेद में। यज्ञ, कर्मकांड वगैरह यजुर्वेद में है। सामवेद में जो है म्यूजिकल हैमेंस अर्थात संगीतमय स्रोत इसमें है किसमें, सामवेद में। साम में क्या बजता है, संगीत बजता है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप कनेक्ट करिए, सामवेद में संगीत हो गया और अथर्ववेद में बताया आपको अर्थ, पैसे के लिए लोग वशीकरण करते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को वश में करना चाहते हैं। तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण की बात किया गया है और ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, इसलिए आपको कनेक्ट करके ही याद रखना है ताकि एग्जाम में कन्फ्यूज ना करें। तो आप समझ में इसका सही क्या हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3 इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। द 9th मंडला ऑफ द ऋग्वेदा इज इंटायरली डेडिकेटेड टू विच डाइटी। ऑप्शन में इंद्र और उनके हाथी को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। तो 9वां मंडल है पूर्णतः सोम देवता को और इस पर पेय नामकृत देवता को समर्पित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद काल के राजा अस्पति शासक थे।
द किंग अशुपति ऑफ द उपनिषद एज वाज द रूलर ऑफ, ऑप्शन में काशी, कैकेय, पांचाल और विदेह। तो अशुपति जो थे, अशुपति ये कैकेयी के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इन विच वेदा यार सभा एंड समिति डिस्क्राइब्ड एज द टू डॉटर ऑफ प्रजापति? ऑप्शन में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सभा और समिति जो है प्रजापति की दो डॉटर थी, पुत्रियां थी, और इसके बारे में चर्चा हमको मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड पीपुल मेनली बिलीव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन में है मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। तो ऋग्वेदिक काल में जो आम जन थे, लोग थे, वो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इन द ऋग्वेदिक पीरियड निष्क वाज द ऑर्नामेंट वन ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो निष्क जो है ऑप्शन में कान का, गला का, बाहु का और कलाई का। तो निष्क जो है गले का आभूषण होता था, इसे गले में पहना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज पॉपुलर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? ऑप्शन में है निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो वैदिक युग में जो है लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो वंश परंपरागत राजतंत्र था, अर्थात राजतंत्र ही था और वंश आधारित था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के और सूत्रों के। तो ये सर्ग हो गया, प्रतिसर्ग हो गया, वंश हो गया, मनवंतर हो गया और वंशानुचरित, ये सारे संकेत हैं, ये मिलते हैं हमें पुराणों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अर्थात अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारत से, ईरान से, इजराइल से और मिस्र से। तो अवेस्ता जो है यह मुख्य रूप से संबंधित है हमारा ईरान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक धर्म था, द ऋग्वेदिक रिलीजन वाज? ऑप्शन में है बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी और निवृत्त मार्गी। तो ऋग्वेदिक वाद में जो है बहुदेववादी थे, अर्थात कोई इंद्र को मानता था, कोई वरुण को मानता था, कोई सोम को मानता था। तो अलग अलग देवताओं की इसमें पूजा की जाती थी, अर्थात बहुदेववादी था और अभी भी यह कल्चर चलता आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में और मौर्य युग में। तो इसके बारे में वैदिक युग में ये सारे हुए, सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया, इस सब चीज़ों की जो खोज हुई है वैदिक युग में ही हो चुका था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस सजेस्ट द अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया फ्रॉम ईरान? ऑप्शन में है मानसेहरा से, शाहबाजगढ़ी से, बोगजकोई से और जूनागढ़ से। तो ये जो बोगजकोई अभिलेख है, यहीं से हमें जानकारी मिलता है कि ईरान से भारत में आर्यों की सूचना मिलती है कि वहाँ से लोग आए थे। और ये कहाँ से मिलता है? बोगजकोई अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? द टर्म गोत्रा वाज फर्स्ट यूज्ड इन? ऑप्शन में अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में और यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द जो है सर्वप्रथम हमें इसका जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? हु एमंग द फॉलोइंग रोट अबाउट द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस? अर्थात आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, आर्य लोग कहाँ से आए थे, इसके बारे में किसने लिखा है? ऑप्शन में शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो जो है बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इसके बारे में लिखा है। किसके बारे में? कि आर्यों की उत्पत्ति के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटेन?
संस्कृत में, उर्दू में, पाली में, हिंदी में, तो ये संस्कृत में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से और सामवेद संगीत से, तो ये ऑलरेडी करेक्ट है। अथर्ववेद जो है हमारा औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा अर्थात ग्लोरी ऑफ गॉड के बारे में बताता है, यजुर्वेद बलिदान कर्मकांड के बारे में बताता है, और वहीं सामवेद संगीत के बारे में बताता है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर यही होगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। द रिलीजन ऑफ प्री वैदिक आर्यन वाज मेनली, ऑप्शन में है भक्ति, मूर्ति पूजा और आज्ञ, प्रकृति पूजा और आज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो प्रमुख धर्म था वह था प्रकृति पूजा और यज्ञ वगैरह करते थे। वह प्रकृति को मानते थे, वो मानते थे कि धरती से हमें खाने के लिए अन्न मिलता है, सूर्य देवता हमें प्रकाश देते हैं, हवा अर्थात पवन देवता से हमें वायु मिल जाता है, तो वो प्रकृति की पूजा करते थे। बाद में यह धीरे धीरे यज्ञ कर्मकांड में परिवर्तित होता चला गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक हेमन्स आर डेडिकेटेड टू होम। सबसे ज़्यादा सूक्त किसको समर्पित है? ऑप्शन में है इंद्र को, अग्नि को, रुद्र को, विष्णु को। तो सबसे ज़्यादा जो है इंद्र को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे दसराज युद्ध भी कहा जाता है। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, अर्थात किस नदी के किनारे हुआ था। तो यह जो है पुरुषनी नदी, अर्थात यह इसमें पौरस राजा इसमें भाग लिए थे और उन्हीं के नाम पर यह पुरुषनी नदी भी पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी किसका नाम है? अभी वर्तमान में उसी का नाम रावी नदी है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन में ऋषि गौतम राहुगन, ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। तो ऋषि गौतम राहुगन जो हैं वह विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इन विच बुक इज द गायत्री मंत्र फाउंड? ऑप्शन में ऋग्वेद, उपनिषद, भगवद गीता और यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र के बारे में जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए एग्जाम में कभी कभी जो ऑप्शन का ऑर्डर होता है इस प्रकार से भी होता है, सी ऊपर रहेगा, ये बीच में, इस तरह से। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, खास करके रेलवे में इस तरह से ऑप्शन जरूर डाल देता है ऑनलाइन एग्जाम में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन भी आपको ध्यान से देखना है। तो गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें मिलती है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज? ऑप्शन में सोलह सूत्र, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद और छंदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण पार्ट जो है वह सोलह सूत्र को माना गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम वेयर? ऑप्शन में है मुंडकोपनिषद, मनुस्मृति, भागवत गीता और ऋग्वेद। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कर्मकांड में होता या होत्रा यहाँ पे जनरली होगा का संबंध है। इन वैदिक रिचुअल्स द होत्र प्रीस्ट इज एसोसिएटेड विद? ऑप्शन में है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो होत्रा शब्द जो है ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती उल्लेखित है। यह एक कथा है जिसमें एक जो है माँ, उनकी शादी नहीं होती लेकिन वह गर्भवती हो जाती है, जिसके कारण समाज के द्वारा उस पर लांछन लगाया जाता है और इसी के बारे में यह कथा है, जिसे सत्यकाम जाबाल की कथा के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में जिक्र कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन में छंदोग्य उपनिषद, जाबाल उपनिषद, प्रसूनोपनिषद और कठोपनिषद। तो इसके बारे में जो चर्चा हमें मिलता है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। तो आज के क्लास में हमने लगभग वैदिक पीरियड से लगभग 85 प्लस क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया और ये सारे क्वेश्चंस ही घूम फिर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और
यदि आप हमारे पिछले लेक्चर को देखने के बाद इस सीरीज़ को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अब आप देखे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो लेक्चर हमने पढ़ाए हैं वहीं से आपको देखने को मिले होंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।